हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स कौन कौन सी रिएक्शंस देता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स जो होती हैं वो जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस विद मैटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब उसकी जगह खुद आ जा रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह खुद ले रहा है, तो वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि एल्केन्स में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि हेलो एरीन्स होते हैं, जैसे हेलो एल्केन्स में हम पढ़ चुके हैं। हेलो एरीन्स में क्या होता है, जैसे कि ये हैलोजन लगा हुआ है किस पर, एरोमेटिक रिंग पर, ओके, फिनाइल रिंग पर। और अब इसकी रिएक्शन जब कोई किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में करा रहे हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस जो भी लीविंग ग्रुप है, यानी कि Cl यहाँ पर क्या है, लीविंग ग्रुप है, इस लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह क्या खुद आकर यहाँ पर लग जाएगा। तो जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे हमने हेलो एल्केन में किया था, अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स में। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, जो हेलो एरीन्स होती हैं, हेलो एल्केन्स तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही थी, यानी इजिली रिएक्शन हो जा रही थी। लेकिन हेलो एरीन्स के क्या केस में क्या होता है, जो हेलो एरीन्स हैं वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस इसके काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हेलो एरीन्स हैं वो लेस, यानी एक्सट्रीमली लेस बोलोगे आप लोग कि एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए उसके रीजंस डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव होती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से जो हेलो एरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो फर्स्ट रीजन हम डिस्कस करेंगे वो है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, ये है फर्स्ट रीजन। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, हेलोजन है, हेलोजन के पास में अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए, और इन सबके पास में अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो क्लोरीन है उसके पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके साथ में अटैच है, रिंग के साथ में, फिनाइल रिंग के साथ में। अब क्या होगा, जो ये क्लोरीन है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, यानी इसके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके, क्लोरीन के, वो जो रिंग के ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड हैं, इनके साथ में क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड की, यानी कि पाई बॉन्ड की। उसकी वजह से क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, इस वाले की 4 होती है कार्बन की वैलेंसी, तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड की फॉर्म में, और ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।
यानी अब यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब जो है ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये फिर से यहां शिफ्ट हो गया, यानी रिंग के तो पाई बॉन्ड पूरे हो गए। अब तो इसको कहां जाना पड़ेगा, वापस क्लोरीन के पास में। यानी अब जो क्लोरीन है उसके भी जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है वो कंप्लीट रिंग में हो रहा है, पूरी रिंग में हो रहा है। तो इन सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या हो गया, यानी ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, पूरे रिंग पर सर्कुलेट हो रहे हैं। यानी यहाँ भी तो पाई बॉन्ड आया था ना, यहाँ पर भी तो पाई बॉन्ड था ना, तो ये भी तो पार्टिसिपेट कर रहा था कॉन्जुगेशन में। कौन, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर भी क्या दिखाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इस तरह का डैश लाइन शो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अब हमने एक चीज और देखी, क्या देखी, कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, यानी पहले यहां पर मूव किया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर मूव किया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पोजीशन पर मूव किया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज कितनी जगह पर आया, 3 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया। यानी कहां कहां, यहां पर देखो, यानी यहां पर नेगेटिव चार्ज आया था और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया था और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया था। तो जब हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं उनका निचोड़ है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पर क्या आया, यानी कौन सी पोजीशन है, मैंने एक बार बताया था आपको पहले भी कि जैसे कि रिंग है, तो रिंग में जो ये वाली, अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है, तो ये वाली जो पोजीशन होगी, यानी ये वाली, इसके रिस्पेक्ट में ये होगी ऑर्थो, ये होगी मेटा और ये होगी पैरा। ये भी क्या होगी, मेटा और ये क्या होगी, ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है। जब हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पैरा पोजीशन क्या हो रही हैं, नेगेटिवली चार्ज हो रही हैं। एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड का जनरेशन हो रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये क्या हो गया, पार्शियल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब पार्शियल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, एक तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में इन्वॉल्व हो गए हैं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं लोन पेयर ऑफ क्लोरीन या फिर हेलोजन इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन with the ring। ओके, तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व हो गए कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि रिंग किस में, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं रिंग के साथ में। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लोरीन और कार्बन, यानी कि हेलोजन और रिंग के कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है इसको बाहर निकालना, यानी मींस डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट टू रिमूव लिविंग ग्रुप। यानी हेलोजन क्या है, यहां पर लिविंग ग्रुप है, डिफिकल्ट टू रिमूव हेलोजन फ्रॉम द रिंग। ओके, यानी कि जो कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है
उसकी वजह से इस क्लोरीन को इस कार्बन से बाहर निकालने में परेशानी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है। कौन? रेजोनेंस इफेक्ट। आई होप जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए डिफिकल्ट कंडीशन पैदा कर रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। रीजन की तरफ, वो है जो कि कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड है किसमें, हेलोएरीन्स में, वो क्या होता है, उस बॉन्ड की जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वजह से भी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होने की जो भी पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है। कैसे करता है? जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में जनरली ऐसे CH3 CH2 एंड X इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, और हेलोएरीन की अगर बात करें तो हेलोएरीन में कैसे होता है, इस तरह से, यानी ये हो गया हेलोएरीन, और ये हो गया हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये क्या है, यहां पर आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, तो 1 2 3 4 कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है चारों जो भी एटम्स हैं या फिर ग्रुप्स हैं उनसे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं हेलोएरीन में, तो यहां पर कितने हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और एक पाई है, तो पाई को काउंट नहीं करते हैं, सिग्मा को काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हेलो एल्केन में क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये वाला कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर बोल सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इसके कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, और sp2 होता है sp3 से ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज्यादा टाइटली होल्ड कर रखेगा। यानी इस कार्बन और इस कार्बन में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी हेलोएरीन्स वाले की, तो ये क्या करेगा, जो कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मोर टाइटली होल्ड करके रखेगा एज कंपैरिजन टू दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब जब ये मोर टाइटली होल्ड करेगा तो ये इसको बाहर नहीं जाने देगा इजीली, क्योंकि इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ज्यादा टाइटली इसको होल्ड करके रखेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा तो ये x बाहर जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, क्योंकि x किस फॉर्म में बाहर निकलता है, x माइनस की फॉर्म में बाहर रिमूव होता है, बाहर निकलता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा कार्बन इस हेलोजन को, तो ये बाहर कैसे निकलेगा। ओके, तो ये क्या करता है हेलोएरीन्स में, इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसमें इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ हेलो एल्केन में वो होती है अराउंड 177 पिकोमीटर, और जो हेलोएरीन है उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 169 पिकोमीटर। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, हमने पढ़ा है, यानी कि ज्यादा बॉन्ड लेंथ वाले को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है, वो इजिली टूट जाएगा। यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये इजिली टूट जाएगा एज कंपैरिजन टू दिस, और इसकी बॉन्ड लेंथ कम है
तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करेगा ड्यू टू कार्बन हैलोजन हाइब्रिडाइजेशन। आप कह सकते हो जो कार्बन हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ की वजह से भी बोल सकते हो। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी वजह से उसकी पॉसिबिलिटी को कम करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हैलोएरीन्स में पॉसिबिलिटी को कम करता है। नेक्स्ट रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जैसा कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि जब कोई भी हम हेलो एल्केन लेते हैं तो हेलो एरीन्स में क्या ले रहे हैं, हम हेलो एरीन ले रहे हैं और उसके रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट करेगा यानी बाहर यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ओके, यानी किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया X माइनस की फॉर्म में। तो ये जो एरीनियम आयन फॉर्म हो रहा है, या कह सकते हो ये जो फिनाइल कैटायन फॉर्म हो रहा है, ये अनस्टेबल होगा। इस तरह से अगर रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये जो कैटायन फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इस वजह से ये क्या करेगा, SN1 रिएक्शन को रूल्ड आउट करेगा। तो ये भी क्या रीजन है, किसके लिए रीजन है, ये भी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। नेक्स्ट रीजन क्या है, हमने अभी क्या किया था, जब हैलोजन है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो रिंग पर कौन सा चार्ज आ रहा था, रिंग पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अभी हमने पढ़ा था ओवरऑल क्या चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था जब हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गई रिंग, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या होगा, क्या ये भी नेगेटिवली चार्ज और ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच में चार्ज चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है। तो आपस में न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज हो गया और एरीन रिंग भी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो नेगेटिव नेगेटिव की वजह से आपस में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। तो ये भी एक तरह से क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा, ये वाला रीजन भी। लेकिन पर ऐसा नहीं है कि जो हेलोएरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देंगे, देंगे, क्यों नहीं देंगे, उसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे जो भी हेलोएरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दे। तो जैसे कुछ कंडीशन, जैसे कि हमने हायर टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, हायर प्रेशर अप्लाई कर दिया, या फिर कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया जो इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है हेलोएरीन्स में। तो जो रिएक्शंस की अगर कंडीशंस को हम चेंज कर दें, बढ़ा दें, तो वो क्या करेगा, हेलोएरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराएगा। तो चलिए कुछ रिएक्शंस हम लोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा सकते हैं हेलोएरीन्स की। तो जो हेलोएरीन्स है, मैंने बताया कि ड्रास्टिक कंडीशंस में क्या दे सकते हैं, ये रिएक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि हायर टेम्परेचर ले लिया हमने, या फिर हायर प्रेशर ले लिया हमने, कोई रिएजेंट यूज कर लिया। ओके, तो ये कौन से रिएक्शन दे सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस हम ले रहे हैं, जैसे कि डॉज प्रोसेस होती है। जो डॉज प्रोसेस है वो स्पेशली यूज होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल, यानी कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल्स के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, डॉज प्रोसेस यूज होती है। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हेलोएरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन हम ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, हमने यहाँ पर बेस लिया है NaOH, ठीक है, और टेम्परेचर कितना लिया हुआ है 623 केल्विन। ओके, और प्रेशर है 300 एटमॉस्फेयर। एंड दूसरा हमने क्या लिया हुआ है, जैसे कि HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया डाइल्यूटेड कंडीशन में, ठीक है, तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। अब ये हुआ कैसे होगा, मतलब
जब हमने पहला वाला रिएजेंट डाला यानी कि NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, तो क्या बना होगा पहले, यानी पहले बना होगा NaOH डालने पर सोडियम फिनॉक्साइड बना होगा यानी ONa, ओके, और इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और उसके बाद में क्या फॉर्म हुआ होगा, जब हमने सेकंड वाला रिएजेंट डाला होगा, फर्स्ट वाला डाला तो ये बना, सेकंड वाला हमने डाला तो क्या बना होगा, ये बन गया होगा क्या, फिनोल। ओके, तो फर्स्ट वाला हमने डाला होगा तो क्या क्या निकला होगा रिएक्शन में, मतलब वो हम एक बार मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इसकी, कि ये जो रिएक्शन है, जो ये फॉर्म हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये कैसे हो रही है, डॉस प्रोसेस, तो इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए डॉस प्रोसेस की मैकेनिज्म की तरफ अब हम देखते हैं डॉस प्रोसेस की मैकेनिज्म कि ये प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो डॉस प्रोसेस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हेलोएरीन जो है इसके साथ में हमने क्या डाला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है। ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर तो होगा ही 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। ओके, तो जब हमने ये बेस डाला है एक्वस कंडीशन में, तो ये बेस किस फॉर्म में होगा एक्वस, उसमें Na+OH- इस फॉर्म में होगा। तो जो ये OH- है ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को चुरा लेगा, बाहर निकाल लेगा। अब जब ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा यानी कि क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियसली जब इसने यहां से हाइड्रोजन को चुराया होगा तो ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रिंग पे। अब जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेबल तो होगा नहीं ना, तो अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, अब कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाएगी, 3 इधर, 1 इधर और 1 इधर। तो अब ये Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किसके साथ में, सोडियम के साथ में, क्योंकि जो OH- है वो तो हमने यूज कर लिया, हाइड्रोजन को लेके उसने H2O बना लिया। अब सॉल्यूशन में क्या बच गया, सोडियम बच गया ना। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ में मिलकर NaCl बना लेगा। ओके, तो उससे क्या फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ क्योंकि इसने यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। ये क्या है, ये बेंजाइन है। जब एक बेंजीन रिंग में एक और रिंग बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, बेंजाइन। और ये क्या है यहाँ पर, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, बेंजाइन है। ठीक है, अब क्या होगा, एक NaOH तो कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, अभी NaOH और है, तो जो NaOH है उसमें वो फिर से एक्वस फॉर्म में है। तो यहां से जो OH- है, ये OH- क्या करेगा, अब यहां पर अटैक करेगा। ओके, कहां पर, यहां पर बेंजाइन पर। तो यहां पर जब ये अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, OH यहां पर आकर लग गया इंटरमीडिएट के पास में, और जो पाई बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ जाएगा, यहां पर छोड़ जाएगा। तो ये H+ कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पर। और यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन कहां लग गया, इस पोजीशन पर। ओके, अब क्या होगा, सॉल्यूशन में OH- तो चला गया, अटैक कर दिया यहां पर, बचा क्या, Na+। तो Na+ क्या करेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है Na पर और इस पर नेगेटिव है, तो इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, ये है फिनॉक्साइड आयन। और सोडियम प्लस के साथ में मिलकर क्या बना लिया इसने, सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम जब इसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं या डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिड डालते हैं तो ये एसिड क्या करेगा, अपना H+ दे देगा। ठीक है, H+ कहां आके लग जाएगा, यहां पर आकर लग जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी।
यहाँ पर, और Na बाहर निकल जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ में बना लेगा NaCl। तो यहाँ पर क्या बन गया, फिनॉल की फॉर्मेशन हो गई। तो यानी हमने 2 NaOH लिए थे, जिसकी वजह से क्या निकला रिएक्शन में, 2 NaCl की फॉर्मेशन हुई। एक NaCl ये फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हो, और एक NaCl ये वाला निकला है। इसके अलावा क्या निकला है, वाटर निकला है रिएक्शन में। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डॉल्स प्रोसेस। ठीक है, कुछ और रिएक्शन है वो हम ले लेते हैं इसमें, कि कैसे कैसे जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं हेलोएरिन्स की, और कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, और क्या क्या कंडीशंस हैं जो इस रिएक्शंस के रेट को बढ़ा दें, इसको फास्ट कर दें। ठीक है, तो चलते हैं उन रिएक्शंस की ओर। अब हम देखते हैं यहाँ पर हेलोएरिन्स में कि अगर हम हेलोएरिन्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे, तो क्या होगा, वो रिएक्शन के रेट को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जो हमारी फिनाइल रिंग है वो क्या होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि अपनी ओर खींचेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो भी एक तरह से जो नेगेटिविटी जो जनरेट हो रही है रिंग की, वो थोड़ी कम होगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर इजीली अटैक कर सके और दूसरी न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल सके। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन इजिली हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में एक NO2 यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लगा हुआ है इस हेलोएरीन के साथ में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमने टेम्परेचर कम लिया है एज कंपैरिजन टू उस डोज प्रोसेस में। इसमें उसमें अराउंड 643 केल्विन के आसपास ले रहे थे, और इसमें हम कितना ले रहे हैं, 443 केल्विन ले रहे हैं। उसमें प्रेशर भी हाई था। तो यहां पर क्या होगा, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है तो रिएक्शन प्रोसीड हो गई है कम रिएक्शन कंडीशन में। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो रिएक्शन और ज्यादा फिजिबल हो गई और कम टेम्परेचर लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हो कि जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये रिंग को और ज्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से यानी कि वार्म वाटर ही अगर हम ले रहे हैं तो रिएक्शन इजिली प्रोसीड हो जा रही है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली हो जा रही है जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन हो रही है, और इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। काफी अच्छा एसिड होता है ये, एक तरह से आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह से भी ज्यादा अच्छा, मींस सॉरी एसिटिक एसिड वगैरह से भी ज्यादा, फॉर्मिक एसिड वगैरह से भी ज्यादा अच्छा एसिड होता है पिक्रिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन हो रही हैं इनकी हम क्या देख लेते हैं कि ये जो मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, पैरा पोजीशन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, मेटा पोजीशन पर होने पर रिएक्शन में क्या अफेक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी हम लगा देंगे हेलोएरीन में तो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को की फिजिबिलिटी को बढ़ाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, या फिर पैरा पोजीशन पर लगा हुआ हो, या फिर मेटा पोजीशन पर लगा हुआ हो, तो उसका क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन में। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब पैरा पोजीशन पर लगा हुआ हो तो क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या लिया हुआ है, हेलोएरीन लिया हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और रिंग को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा।
अब यहाँ पर है बेस, और बेस क्या करेगा, NaOH से आया होगा ऑब्वियसली, NaOH से हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो अब जो OH माइनस आयन है यहाँ से, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पर। ठीक है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर हो गया Cl, और यहाँ पर आ गया OH। ओके, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसने यहाँ अटैक किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये स्टेप जो होगा, जब OH माइनस यहाँ पर यानी कि न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो शिफ्ट हो गया चार्ज यहाँ पर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि इसका क्या बना रहे हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये जरा पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, Cl, यहाँ पर OH, ये भी Cl, ये भी OH, ये भी Cl, और ये भी OH लगा हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला पाई नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गया। ओके, अब ये जो सारी जगह पर जो चार्ज का शिफ्टिंग हुई है, यानी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इस तरह से रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाएंगे। ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, क्योंकि जो चार्ज मूव कर रहा है, जो पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं, वो इस रिंग में कहां पर मूव कर रहे हैं, यहां से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई और यहां तक हुई, तो ये बनाया हमने रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, तो पैरा पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा रिंग में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, उसको ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचकर, यानी ये जो है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, इस रिंग को स्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, सारे में यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जब अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये Cl है वो क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो इस Cl को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये Cl क्या है, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की, यानी ये क्या बन गया, यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यानी ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, किस रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आई होप जब पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ये यहाँ पर क्लियर होगा। अब लेते हैं जब ऑर्थो पोजीशन पर होता है तब क्या होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तब कैसे मैकेनिज्म हो रही है, यानी ये है ऑर्थो पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो जब अब बेस अटैक कर रहा है, यानी कि NaOH अटैक कर रहा है इस कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला पाई बॉन्ड है, सिमिलरली जैसे हमने पिछली बारी में किया था वैसे ही करना है, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर, यानी अब इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इससे नेक्स्ट स्टेप में फिर वही ये बॉन्ड यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा।
नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये तो हो गए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑर्थो पोजीशन के साथ में। अब क्या होगा, इन सब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का क्या है, ये वाला जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है कि कहां कहां पर नेगेटिव चार्ज जो पाई बॉन्ड है वह डीलोकेलाइज हो रहे हैं और रिंग क्या हो रही है हमारी, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। ओके, अब एक चीज याद रखना, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहां, ऑर्थो पोजीशन पर भी आ रहा है और ऑर्थो पोजीशन पर कौन स्टेबलाइज कर रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सा होगा, एक तरह से ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, NO2 ग्रुप, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। अब इस Cl को बाहर यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, Cl माइनस बाहर निकल रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इसको बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आई होप यहां तक क्लियर है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं जब मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं हम, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा हुआ हो तो क्या होता है, किस तरह से मैकेनिज्म होती है। ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, ये है मेटा पोजीशन। ओके, यहां पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलो एरीन में। ओके, अब बेस क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड सिमिलरली सब में सेम है, ऑर्थो मेटा पैरा सब में ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हो रही है सब में कि पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कैसे कैसे रोटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि जहां पर ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कहां पर, मेटा पोजीशन पर, वहां पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। नेगेटिव चार्ज केवल और केवल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है केवल ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, इस पोजीशन पर नहीं आ रहा है। ठीक है, किसमें, इस पूरे जो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें कहीं भी क्या नहीं आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। जितनी भी हमने किया है ऑर्थो मेटा पैरा वाली, उनमें कहीं भी नेगेटिव चार्ज कहाँ नहीं आ रहा है, इस पोजीशन पर नहीं आ रहा है, मेटा पोजीशन पर। इसका मतलब जो NO2 लगा हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस वाली हेलोएरीन में जिस पोजीशन पर लगा हुआ है यानी कि मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, वो कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा रिंग को स्टेबलाइज करने में या फिर रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने में। यानी जो मेटा पोजीशन है उसका कोई रोल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इस पोजीशन पर कोई रोल नहीं है रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने में। तो इस वजह से इसको यानी कि मेटा पोजीशन को नहीं माना जाएगा, इसमें सिर्फ किसको माना जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये रेजोनेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी कहाँ कहाँ पर मूव कर रहे हैं बाई बॉन्ड और जो भी नेगेटिव चार्ज है वो कैसे कैसे डिलोकेलाइज कर रहे हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर मेटा नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी, इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, जो भी हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं उससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि ऑर्थो एंड पैरा
पोजीशन पर जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेटा पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो मेटा है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो नो इफेक्ट ऑफ मेटा पोजीशन। ओके, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, केवल ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हेलोएरिन्स के केस में इफेक्ट होगा। आई होप यहां तक जो भी हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, अगर नहीं कुछ समझ में आया हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।